हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करने वाले हैं केवीएस 2015 का जो पुराना पेपर है, आर्ट एजुकेशन जो सब्जेक्ट है हमारा, जिसमें हम फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, आर्ट एजुकेशन लिखा हुआ मिलता है आपको। तो कला शिक्षा के बारे में जो पेपर है 2015 का, उसको हम सोल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कोई भी कला भर्ती परीक्षा जहाँ भी हो रही है, उसमें जितने पुराने पेपर आप रीड करते हो तो उससे आपको आपका जो आकलन हो जाता है, आपको स्तर का पता चल जाता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर तक की है, आप कितना स्कोर कर पाते हो। और उसमें से क्या है, एक ये भी बेनिफिट मिलता है दूसरा, कि ये जो पेपर आप देखोगे उसमें से कई क्वेश्चन है कई बार रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ना। इसके अलावा आपको ये पता चल जाता है कि कला का जो पेपर होता है केवीएस वो कैसे बनाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यानी बहुत सारा जो है आपको यहाँ से बेनिफिट मिल जाता है पुराने पेपर देखने से। तो इसलिए पुराने जो ओल्ड पेपर हम सोल्व कराते हैं वो आप ज़रूर देखा करो, है ना। तो इसमें हम लगभग जो है आर्ट के उसमें 101 से लेकर के 200 तक प्रश्न आए थे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आए हुए हैं सब्जेक्ट के। इसके अलावा 100 क्वेश्चन जो थे वो फर्स्ट पेपर थे। इस बार थोड़ा सा सिलेबस चेंज कर दिया गया है, उसमें 100 से घटा करके लगभग जो है 80% कर दिए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए केवीएस 2015 ये जो पेपर है ना, ये नहीं है कि आप केवीएस दे रहे हो तभी आप देखोगे। इसमें एनवीएस हो, डीएसएस भी हो, टीजीटी, पीजीटी, एचटीएट, है ना, यूपीएससी, आरपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा ये जो केवीएस का पेपर है। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो आपका जो है शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन बताना है आपको। ये देखिएगा कि बौद्ध धर्म ने वास्तुकला की 3 प्रमुख किस्मों को प्रेरित किया। तो देखिए बौद्ध कला की जो 3 प्रमुख जो किस्में बात कर रहे हैं, यानी जो संरचना है, वो 3 तरह की संरचनाएँ थी। या तत्वों की बात करें 3 तरह के थे। एक तो जो था आपका वो था स्तूप, क्या था स्तूप, दूसरे थे विहार, और तीसरी जो संरचना है वो थे चैत्य। समझिए 3 तरह की संरचनाएं थी, स्तूप, विहार और चैत्य। तो यानी ये जो पहली लाइन है वो आपकी बिल्कुल सत्य है। दूसरी देखिए, अब यहाँ पर ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ स्तूप क्या चीज़ होता है। देखिए स्तूप क्या होता है, स्तूप जो होता है ना वो एक घंटे के आकार में बनाया जाता है। स्तूप जो होता है, थूहा भी बोल सकते हैं उसको, यानी जो मृत्यु जो हो जाती है किसी इंसान की, उसके ऊपर जो समाधि स्थल बनाया जाता है उसको स्तूप कहा जाता है। ठीक है, टीला भी कह सकते हो ना। इसके अलावा चैत्य बताया मैंने आपको। दूसरा चैत्य क्या चीज़ होता है, चैत्य जो थे ना, बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध महात्माएं जो थे, उनका एक प्रार्थना कक्ष था। ठीक है, वहाँ पर एक सामूहिक रूप में क्या करते थे, उपासना, पूजा, प्रार्थना करते थे। एक था विहार, विहार में क्या है, जो बौद्ध थे वो क्या वहाँ पर रहते थे, अपना खाना पीना रहना, और जो सोते वहीं पे थे, तो विहार में थे। ठीक है, वास्तुकला 3 प्रकार की थी बौद्ध में, स्तूप, चैत्य और विहार बनी है। तो ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पहले के स्तूपों में बुद्ध के समृति चिन्ह संरक्षित है, बिल्कुल। यानी पहले जो स्तूप बने थे उसमें क्या है, बुद्ध के समृति चिन्ह, यानी बुद्ध के जो प्रतीक चिन्हों को बनाया गया। जैसे कमल हो गया बुद्ध का प्रतीक चिन्ह, है ना, उसके पैरों के निशान हो गए, कमल की जो उल्टी आकृति हुई, कमल पर बैठे हैं तो कमल का पौधा बना दिया, है ना, उसके मुकुट बना दिए, उसका आभूषण बना दिया। इस पर क्या उनके प्रतीक चिन्ह, समृति चिन्ह बनाए जाते थे उनकी याद में। ठीक है, तो यानी पहले क्या है, बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा देखिए, सांची में स्थित स्तूप में 2 मुख्य द्वार है। ये बात भाई बिल्कुल गलत है, हमें गलत ही छांटना था। एक गलत मिल गया। क्या गलत है इसमें, आप देखोगे सर क्या गलत है। इसमें गलत ये है बेटा कि जो सांची का स्तूप बना हुआ है ना भोपाल मध्य प्रदेश में, उसके क्या है, चारों तरफ तोरण द्वार बने, आपको पता होगा 34-34 फुट ऊंचे बने हुए ना, इस प्रकार बड़ेरियाँ लगी हुई, ऐसे अलंकार डिजाइन किए हुए चारों तरफ बने हुए, समझ गए। तो 4 है इसमें द्वार, 2 नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, सांची की जो नक्काशी जो है ना, वो खुदाई जो है, उसमें जातक कथाओं का वर्णनात्मक चित्रण किया गया। बिल्कुल भगवान बुद्ध की जातक कथाएं होती है, तो इसमें भगवान बुद्ध का यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बिल्कुल है, जातक कथाएं तो चित्रित होगी। तो यानी ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें गलत कथन छाड़ना है, गलत कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण खालिस्तान द्वारा करवाया गया। तो एलोरा के अंदर दोस्तों कैलाश मंदिर जो है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा जो है एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। और ये जो कैलाश मंदिर है, ये गुफा संख्या 16 को कहते हैं। किसको कहते हैं, गुफा संख्या 16 को क्या कहते हैं, कैलाश मंदिर कहते हैं।
एलोरा में पूछ ले कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों, तो कुल कितनी है 34 गुफाएं हैं। कितनी है 34 गुफाएं हैं। और इसमें पूछ ले कि धर्म किससे धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफाएं, तो ये तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, किन्हें तीनों धर्मों, जैसे बौद्ध हो गया आपका, एक जैन हो गया और एक हिंदू ब्राह्मण हो गया ना, तीनों धर्मों की त्रिवेणी है एलोरा की गुफाएं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम का प्राचीन नाम मामल्लपुरम है, वहाँ पर स्थित तटीय मंदिर का निर्माण खालिस्तान में करवाया गया। यानी महाबलीपुरम में दोस्तों समुद्र के तट के किनारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया, उन्हें तटीय मंदिर कहते हैं। तो उनका निर्माण जो है वो कब करवाया गया था, ये 700 ईस्वी में करवाया गया था। कब, 700 ईस्वी। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो क्या है दोस्तों, तटीय मंदिर, यानी समुद्र तट के किनारे बने हुए मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एलोरा में स्थित किस गुफा को इंद्र सभा कहा जाता है। एलोरा में अभी 34 गुफाएं बताई थी मैंने, तो कौन सी गुफा है जिसको इंद्र सभा कहा जाता है। दोस्तों गुफा संख्या 32 इसको क्या कहा जाता है, इंद्र सभा कहा जाता है। दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं ना, सबका अलग अलग नामकरण किया गया है और मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखी है एलोरा की गुफाएं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है, ये बताना है आपको। देखिएगा, फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा जो है बनाई गई थी। हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं टॉम्ब जो है दिल्ली के अंदर बना हुआ है, तो वो भी अकबर के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा लाल किला जो है दोस्तों, ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। आगरा का किला दोस्तों, ये किसके द्वारा, आगरा का जो किला है ये किसके द्वारा बनाया गया है, अकबर शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था, तो ये आगरा किला है किसके, अकबर के द्वारा। तो ये शाहजहाँ जो है यहाँ पर ये क्या आपका गलत हो जाएगा, तो ये क्या है, सही मेल नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या मुगल लघु चित्र पेंटिंग की एक विशेषता नहीं है। मुगल जो लघु शैली है उसकी एक विशेषता जो है वो क्या नहीं है, 4 विशेषताएं दे रखी है। तो पहली यहाँ पर विशेषता दी है कि पेंटिंग जो लोक जनजातीय भारतीय कला से प्रभावित थी, लोक कला से प्रभावित थी। तो आपको पता होगा, पढ़ी है आपने कि सर ये तो लोक कला से तो प्रभावित बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। चलो एक बार इसको हम गलत कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं कि सुलेख्य विषय विवरणों के साथ बारीक और सूक्ष्म चित्रांकन। सुलेख्य, अब देखिए सुलेख लेख लिखे गए हैं, बारीक में लेख लिखे गए ना। मुगल शैली में पेंटिंग देखोगे तो बीच में एक पेंटिंग बना रखी है, चारों तरफ लेख लिखे हुए हैं, है ना। तो बारीकी सूक्ष्म चित्रकारी है, ये तो बिल्कुल सही है। उच्च सौंदर्य परक खूबी थी, उच्च सौंदर्य सुंदरता बहुत ज़्यादा, नारी का जो है चित्रण किया गया बहुत सुंदर तरीके से किया गया है ना, आपने देखा होगा, तो ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक रूप से कुलीन अभिजात हैं, है ना, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके दिमाग में आ जाता है, लोक कला जनजातीय कला, ये नहीं बनाया, ये बिल्कुल नहीं बनाया। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल काल के दौरान, जैसे चोल शासक तो थे उसके दौरान कांस्य का प्रयोग करके तैयार किया जाता था। अब देखिए कांस्य जो थे, कांस्य धातु से चोल शासक में क्या मिली है, एक तो आपको नटराज की प्रतिमा मिली है, 4 हाथों वाले शिव, है ना, नृत्य करते हुए। इसके अलावा एक उमा देवी की जो है पार्वती की जिसको बोलते हैं वो भी प्रतिमा मिली है। ये 2 प्रतिमा फेमस है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये कांस्य से जो प्रतिमा डालते थे तो उसमें भ्रष्ट मोम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, या लुप्त मोम बोल सकते हो, जिसमें मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी भी मिली है ना, वो भी इस तकनीक में ढाली गई है। ठीक है, मोम निकालने की तकनीक जिसे बोलते हैं मधुचिष्ट, है ना। तो ये क्या है, चोल काल के दौरान कांस्य जो है वो भ्रष्ट मोम तकनीक का प्रयोग करके तैयार किया जाता था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं। अब देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि गोवर्धनधारी कृष्ण, कौन सा, गोवर्धनधारी जो है पर्वत को उठाए हुए कृष्ण जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, मिस्किन के द्वारा बनाया गया। और मिस्किन किसके काल में था, अकबर के, बिल्कुल सही है। सोन नदी को पार करते हुए किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन देखेंगे, मेडोना यानी कुंवारी जो मरिया है उसकी तस्वीर पकड़े हुए मेडोना का चित्र लिए जहांगीर अबुल हसन ने बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। एक आर्स्टे पर एक आश्रय जो है सहारा दे रखा है, बाज बैठा हुआ अड्डे पे, वो किसने बनाया था, तो वो दोस्तों हाजी मदानी नहीं बनाया था, वो किसने बनाया था, उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया जहांगीर के काल में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा।
तो आंसर जो आपका यही हो जाएगा। ये क्या है, मेल नहीं है, तो सही मेल ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर हाजी मदानी का भी एक चित्र है जो फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो हाजी मदानी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग का नाम क्या है भाई? हाजी मदानी के द्वारा तो क्या है, दारा सिकोहे की बारात। कौन सा? दारा सिकोहे की बारात जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया? हाजी मदानी के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर है कि खालिस्तान के नेतृत्व में एक दल द्वारा खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता के शहर लोथल का पता चला था। यानी हड़प्पा जो शहर है उसमें एक लोथल जो है स्थल, लोथल स्थल की खुदाई कर रहे थे, तो उसमें किसके पता चला लोथल के बारे में? तो R.S. राव बोलते हैं दोस्तों, रंगनाथ राव ने जो है लोथल का पता लगाया था। लोथल की खोज पूछ ले तो किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, तटीय मंदिर मैंने बताया अभी आपको, समुद्र के तट के किनारे बने हुए इसलिए बोलते हैं। मामल्लपुरम जिसका प्राचीन नाम है। महाबलीपुरम तो ग्रेनाइट से बना एक मंदिर है जिसका निर्माण शासनकाल के दौरान करवाया गया था। तो देखिए महाबलीपुरम के जो ग्रेनाइट से बने मंदिर जो है जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सचित्र यानी उदाहरण के साथ चित्र बनाए हुए हैं। सचित्र पांडुलिपि हमजा नामा खालिस्तान द्वारा परिवर्तित किया गया था। यानी हमजा नामा जो उसको पूरा किया गया या बढ़ावा दिया गया, उसमें कुछ नया परिवर्तन किया गया, चित्र बनाए गए थे ना, तो वो किसके काल में थे? अकबर के काल में। और हमजा नामा की शुरुआत किस में काल में हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी हुमायूं के काल में। याद रखना आप, किसके काल में? हुमायूं के काल में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आका रिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम, इनायत ये खालिस्तान के दरबारी चित्रकार थे। तो दोस्तों जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। यहाँ पर कैसे पता चलेगा आपको? मनोहर और मंसूर और अबुल हसन, ये अगर आप तीनों याद है ना, तो आप मंसूर किसके काल का है? जहांगीर का काल है मुख्य रूप से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जहांगीर के काल के हैं, अगर बाकी के नाम भी याद ना हो तो। फिर भी आपको ये जो मुग़ल शैली में जो है ना, मुग़ल शासकों के काल में कौन कौन से कलाकार रहे हैं उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मेल सही नहीं है? अब देखिए गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेगा, जयदेव के द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल आपका क्या है? सही है, मेल सही पूछा है, तो पहला ही आपका सही हो गया। दूसरा देखो, दूसरे में क्या दे रखा है? केशवदास नाट्यशास्त्र नहीं भाई, नाट्यशास्त्र किसकी है? ये तो भरत मुनि की है, गलत हो गया। रसिक प्रिया ये कालिदास की नहीं है भाई, भरत मुनि के द्वारा। ये शकुंतला थोड़ी ना लिखी गई, शकुंतला तो इनके द्वारा है। भरत मुनि की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र है। तो ये आपको तीनों आपस में मेल सही नहीं है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पहाड़ी पेंटिंग जो है, जो कलम है, जो है स्कूल है, वो नहीं है? गुलेर, कांगड़ा, बसोली, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहाड़ी शैली जो है ना, गुलेर, कांगड़ा और बसोली ये सारे के सारे क्या है? पहाड़ी शैली के भाग हैं। तो इनमें से कोई नहीं, आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या कला के बसोली स्कूल का जो है सचित्र साहित्य गौरव ग्रंथ है? अब देखिए बसोली शैली का सीधी सी बात है, इनका जो विषय पूछा है साहित्यिक जो गौरव ग्रंथ था वो कौन से थे, क्या विषय रहे हैं बसोली शैली के? तो यहाँ पर देखिए रसमंजरी, रामायण, रागमाला, तो ये तीनों के तीनों है ना बसोली शैली के विषय रहे हैं। यहाँ पर ये सभी यानी चौथा ऑप्शन जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर, कांगड़ा शैली की खूबसूरत भारतीय पेंटिंग। कांगड़ा शैली जो पहाड़ी की उपशैली है कांगड़ा, उसमें राग मेघ बने हुए, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पृष्ठभूमि प्रांगण में सफ़ेद एक मंदिर बनाया गया है जो कि बिल्कुल सत्य है। आकाश वाले गरजते बादलों से, यानी बादलों से देखो मेघ करने हैं, तो जाहिर सी बात है मेघ मतलब होता है बादल, बादल का पर्यायवाची क्या है? मेघ। तो बादल तो बिल्कुल बने होंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। भगवान कृष्ण को शंख बजाते हुए दिखाया गया, ये भी सही है। जो दूसरा ऑप्शन है ना कि राधा को एक छाता पकड़े हुए दिखाया गया, ये यहाँ पर क्या है? गलत है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यामिनी राय निम्नलिखित में से किस शैली से प्रभावित नहीं है? अब देखिए यामिनी राय किस शैली से प्रभावित नहीं है पूछा है।
तो जीवंत लोक कला से जनजातीय कालीघाट पेंटिंग, इन सभी से जामिनी राय प्रभावित थे, पश्चिमी कला से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेंटिंग की बंगाल जो स्कूल है उसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बंगाल शैली अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं तो आप इसका जवाब दे पाओगे। देखते हैं, बंगाल स्कूल भारतीय राष्ट्रवाद स्वदेशी से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। इसके अगुआ राजा रवि वर्मा थे, देखते ही पता चल गया कि सर राजा रवि वर्मा कैसे आ गए, ये तो कंपनी शैली के जस्ट आता है। तो यहाँ पर दूसरा गलत हो गया। 37 कला प्रशंसकों द्वारा इसी प्रोत्साहन समर्थन दिया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्गम बंगाल के मुख्यतः कोलकाता शांति निकेतन में हुआ, ये भी सही है। राजा रवि वर्मा नाम से ही पता चले भाई ये कंपनी शैली के बाद में आता है, तो ये अलग स्टाइल थी इसकी, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, 1947 में गठित प्रगतिशील कलाकार जो आर्टिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव ग्रुप यानी पैक ग्रुप की जो स्थापना हुई थी 1947 में, उनमें से किस शैली को नहीं अपनाया था। पैक ग्रुप थे, उसने कौन सी शैली को नहीं अपनाया था भाई। तो देखिए पैक ग्रुप जो बना था ना वो बंगाल स्कूल से हट करके बना था। अभिव्यंजनावादी शैली, घनवादी, उत्तर पवादी सारे बनाए थे, बट बंगाल स्कूल से भिन्न चला था वो। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल वास्तुकला का एक मिश्रण थी, इस्लामिक, फारसिक, भारतीय वास्तुकला, मध्य एशिया और ईरान। किसका एक मिश्रण थी मुगल जो शैली है वो किसका थी दोस्तों, वो इस्लामिक, फारसी, भारतीय वास्तुकला, मध्य एशिया, ईरानी, ये सारी थी। क्यों, ईरान से कलाकार थे, फारसी से कलाकार आया था, यही फारसी कलाकार आया था ना। इस्लामिक वास्तुकलाएँ जो गुंबद वगैरह बने हैं इस्लामिक शैली में बने हैं, और भारतीय शैली का जो मिश्रण है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस कलाकार की पेंटिंग काफ़ी जो फोटो यथार्थवादी और थिएटर प्रभाव, देखिए यथार्थवादी में काम किया था और थिएटर रंगमंच के जो प्रभाव दर्शाती है वो कौन है दोस्तों, तो राजा रवि वर्मा। आप सभी इससे परिचित होंगे राजा रवि वर्मा के बारे में। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौराणिक कथाओं से संबंधित भी इन्होंने चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, किस कलाकार ने मुख्यतः संथाल महिलाओं की पेंटिंग। अब देखिए ये जो ऑप्शन दे रखे ना, यमनी, अमृता, नंदलाल, सित, इनमें से अमृता ने भी बनाई है, यामिनी ने बनाई, बट संथाल महिलाओं की स्पेशल जो पेंटिंग है वो यामिनी राय ने काम किया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, लघु चित्र पेंटिंग में प्रयुक्त रंग होते हैं। लघु शैली जो है राजस्थान शैली है, मुगल से लघु छोटे छोटे चित्र बनते हैं, तो उस पेंटिंग में मुख्यतः रंग जो है किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया गया था, तो खनिज रंगों का, ठीक है, प्राकृतिक और खनिज रंगों का इसमें इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बंगाल शैली के कलाकारों द्वारा किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। बंगाल शैली के जो कलाकार है वो कौन सी टेक्निक अपना रहे थे। तो देखिए बंगाल शैली जो है वॉश टेक्निक देन है। बंगाल शैली की देन क्या है, वॉश टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, वॉश टेक्निक का रंग क्या है, पतले पतले लगाए जाते हैं, हल्के और पतले, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। टेम्परा, पेस्टल, तेल ये नहीं थे। जल कलर वाटर कलर था और जल रंग मतलब इस्तेमाल कर रहे थे, तो जल रंग पता ही आपको क्या लगाया जाता है, पतला पतला लगाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि गुप्त शासन काल को हिंदू संस्कृति का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। देखिए गुप्त काल जो था ना वो हिंदू संस्कृति के लिए स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, पढ़ाई, साहित्य, गुप्त काल में देखो साहित्य ग्रंथ बहुत ज़्यादा लिखे गए, हम पढ़ेंगे तो कला के बारे में फलने फूलने का, उसमें मंदिर के लिए स्वर्णकाल माना जाता है ना, तो इसलिए इसको क्या है हिंदू संस्कृति का स्वर्णकाल माना जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, नदी घाटियों फसलें एक सुनहरे रंग की थी, नहीं भाई। साम्राज्य बढ़ाया गया था इसलिए स्वर्णकाल नहीं। मुद्रा स्थापित की इसके लिए स्वर्णकाल थोड़ी न मानते हैं। इसमें क्या है, वास्तुकला जो मंदिर निर्माण की जो कला है ना, वो साहित्य कला इसे विशेष जोर दिया गया, इसलिए इसको क्या स्वर्णकाल मानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल काल के दौरान देवी उमा की कांस्य प्रतिमा, देवी उमा जो मैंने बताया था ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारतीय सुंदरता और आदर्श रूप को प्रदर्शित करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह मुक्त रूप से खड़ी और सुहाय है, ये भी बिल्कुल सही है। यह आध्यात्मिक पूर्णता फैलाती है, ये भी सही है। एक दुर्गा का प्रतिरूप, दुर्गा नहीं है भाई, उमा देवी मैंने बताया था ना, शिव भगवान की पत्नी पार्वती के बारे में ये बात हो रही है, पार्वती की प्रतिमा ही है, मैंने आपको बताया था ना अभी। तो यहाँ पर पार्वती की, तो यानी आपका तीसरा जो ऑप्शन है ना वो आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से क्या भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की एक विशेषता नहीं है? इस्लामिक भारतीय जो मुगल शैली के अंदर जो बात हो रही है, ठीक है, मेहराब और साहित्य यानी मेहराब बनाए गए थे इस्लामिक में, ये भी सही है। गुंबद बने हैं, मीनार बने हैं। शिखर जो है ना, ये हिंदू परंपरा, इस्लामिक नहीं है। ये क्या है? हिंदू मंदिरों की एक खास विशेषता है। गुप्त काल में हिंदू मंदिर जो है वो शिखर रूप में बनने स्टार्ट हो गए थे, ऊंचे ऊंचे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चौथा ऑप्शन। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या खजुराहो मंदिर की एक विशेषता नहीं? खजुराहो के जो मंदिर उनकी एक विशेषता नहीं है। खजुराहो विभिन्न तांत्रिक पथों के लिए केंद्र था, तो ये सही है। खजुराहो मंदिरों के बाहर यौन जो काम वासना के विषय हैं, नंग धरंग कृतियाँ बनी हुई हैं, आप सभी ने देखी है, पेंटिंग वगैरह, ये भी सही है। खजुराहो मंदिर बालूका से के बने हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बालूका पत्थर से बने हुए हैं, बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, ये नहीं सही है भाई। क्यों? क्योंकि जो खजुराहो के मंदिर है वो किस शैली में बने हुए हैं? वो बने हुए आपके नागर शैली में। ये याद रखना है आपको, किस शैली में? नागर शैली में। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सारनाथ यानी गुप्त काल से बुद्ध प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखेंगे, पीढ़िका यानी पीढ़ा, जिसे राजस्थान में बैठने वाले जो पीढ़ा बना है, 4 पैरों का बना होता है, छोटा सा बैठने, उसको पीढ़ा बोलते हैं, बैठने के लिए जगह होती है। पीढ़िका के मध्य भाग में एक चक्र, यहाँ पर जो है ना एक चक्र बना हुआ है इस प्रकार, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है ना सारनाथ वाला, उसमें बना हुआ है चक्र, वैसे नहीं बना हुआ है, ऐसे सामने से दिख रहा है एक साइड, टायर गाड़ी की तरह इस तरह के चक्र बना हुआ है, ठीक है। चक्र पहिए के दोनों तरफ हिरण की, यहाँ पर है ना हिरण की आकृति बनी हुई, कुछ मानव आकृतियाँ भी बनी हुई है, ये भी सही है। यह आध्यात्मिक और आंतरिक परमानंद फैलाती है, बिल्कुल सही है। ये जो मूर्तिकला की बात हो रही है कि यूनानी शैली से प्रभावित है, नहीं भी, गुप्त काल है, ये सारनाथ शैली की है, ये इसमें क्या यूनानी प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मारविजय की प्रसिद्ध मूर्ति किसकी? मारविजय की प्रसिद्ध मूर्ति अजंता की गुफा संख्या में स्थित है। तो मारविजय की जो प्रतिमा बनी हुई है ना, वो अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी हुई है। किसमें बनी हुई है दोस्तों? गुफा संख्या 26 में बनी हुई है। मारविजय कौन है? इसमें क्या है, मारा का मतलब जो होता है जीतने वाला, विजय है ना। तो इसमें भगवान बुद्ध जो है उसको बोधि वृक्ष, एक बोधि वृक्ष है, उसको नीचे बैठे हुए पद्मासन लगाए हुए, पद्म पलाथी लगाए हुए ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, ठीक है। 26 नंबर गुफा के अंदर ये बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर जो है, वो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क स्थित है, विशाल सूर्य मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये सब जो है किस वास्तु शैली पर आधारित है? तो ये किस में बने हैं दोस्तों? कलिंग शैली में बने हुए हैं, कलिंग शैली में बने हुए हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान यानी प्राय चोटी से लगी पत्थर की एक चक्रिका है जो मंदिर के मुख्य टावर पर स्थित है, चक्रिका, ठीक है। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आमलक आ जाएगा। अब देखो, चोटी से लगी पत्थर की एक चक्रिका है, पत्थर की एक चक्रिका यानी पत्थर की क्या है, इस प्रकार एक है, यहाँ पर बना देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको चक्रिका बना के, ठीक है। ऐसे, ठीक है, ये क्या है, इस प्रकार एक चक्री बनी हुई है, चक्रिका बोलते हैं इसको, इस प्रकार गोल चक्रिका लगी हुई है। तो ये जो चक्रिका है जो मंदिर के मुख्य टावर पर, शिखर पर स्थित है चक्रिका, तो क्या बोलते हैं दोस्तों? आमलक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आमलक बोलते हैं। तो ये देखो मंदिरों के जो है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, क्या गर्भगृह है, आमलक कहाँ है, ये सारे ध्यान रखना है। ऊपर से अगर बात करें तो सबसे पहले मंदिरों में ऊपर होता है कलश, फिर उसके बाद आता है आमलक, ठीक है। आमलक के बाद में होता है शिखर बना होता है, शिखर बोलते हैं। शिखर के बाद में उरूश रंग होता है, उसके बाद में एक अंतराल होता है, स्पेस होता है, और अंतराल के जस्ट नीचे दोस्तों गर्भगृह बना होता है, क्या, जिस वहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, उसके नीचे मंडप होता है। फिर दोस्तों क्या होता है, जगती होती हैं, चारों ओर के जो आवरण और जगती कहते हैं। और फिर उसके बाद गोपुरम का भाग आता है। गोपुरम क्या होता है, जब प्रवेश द्वार होता है ना, उसके ऊपर गोपुरम ऊंचे ऊंचे बने होते हैं, उसको गोपुरम कहते हैं, जिसके अंदर से हम प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, चालुक्य वास्तुशिल्प की उत्पत्ति खालिस्तान में हुई। चालुक्य वास्तुशिल्प की उत्पत्ति देखिए, बादामी, आईहोल, पटकदल, आलमपुर, ये सारे के सारे क्या है भाई, चालुक्य शैली से समझे, बादामी भी, आईहोल भी, एहोल जिसको कहते हैं, ये सारे के सारे क्या है, चालुक्य राजाओं से संबंधित है। बट चालुक्य शैली उत्पत्ति की बात हो रही है तो प्रारंभ जो है ना आईहोल में होता है। देखिए एहोल जो है ना वो चालुक्यों का एक प्रमुख व्यापारिक नगर था,
ठीक है। तो इसलिए शैलियों का मिश्रण ये प्रारंभिक चालुक्यों की राजधानी थी। क्या है? चालुक्यों की राजधानी क्या थी? आईहोल थी। उन्होंने रोककट स्थापत्य शैली में कई यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पर जैन गुफा मंदिर, बौद्ध गुफा मंदिर भी बनाए थे। ठीक है। तो ये क्या है? चालुक्यों से संबंधित है। प्रमुख प्रारंभ जो यहाँ पर होता है, क्योंकि राजधानी इनकी यही थी और व्यापारिक नगर भी चालुक्यों का आईहोल था। इसलिए वास्तुशैली उत्पत्ति कहाँ से होती है? आईहोल से होती है। ये कहाँ पर है आईहोल? ये कर्नाटक, ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध मंडवासियों के लिए निवास के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है? बौद्ध जो निवासी उनके निवास के लिए, बुद्ध थे, उनके निवास करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? तो मैंने बताया था 3 जो संरचनाएं बताई थी, स्तूप है ना, चैत्य और विहार। अब देखिए बौद्ध निवासियों के निवास के लिए क्या होते हैं? विहार होते हैं। और सामूहिक उपासना पूजा करने के लिए क्या होते हैं? चैत्य होते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ना। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास और उपासना के लिए क्या होते हैं? विहार में निवास करते हैं, रहते हैं। और चैत्य जो होते हैं यहाँ पर क्या सामूहिक पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर एस टी के आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अशोक के सिंह स्तंभ सारनाथ के बारे में निम्नलिखित में कौन सा? अशोक का जो 4 सिंह वाला स्तंभ है उसके बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? यह पश्चिमी श्रेणीवाद से प्रभावित है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर श्रेणीवाद नाम आ गया तो कन्फ्यूजन हो, सर ये है क्या? अब श्रेणीवाद जो है ना एक प्राचीन यूनान और रोम की संस्कृति है, उसी पे आधारित जो कला बनी थी पश्चिम, या इसको बोल दो शॉर्ट शब्दों में बताऊं तो पश्चिमी वास्तुकला। ठीक है। पश्चिमी वास्तुकला क्या है? श्रेणीवाद है, उसका प्रभावित है। अगला दूसरा ऑप्शन है, यह एक राजनीतिक सामाजिक प्रतीक है, बिल्कुल राष्ट्रीय चिन्ह बनाए गए हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, यह उस धुरी अक्ष का प्रतीकात्मक चित्रण है जिस पर पृथ्वी घूमती है, बिल्कुल सही है। शीर्ष फलक पर 4 वृषभों की नक्काशी है। वृषभ का मतलब क्या होता है भाई? कन्फ्यूजन मत कर लेना आप, कहीं ये कर दो पृथ्वी घूमती है, गलत हो गया। नहीं, वृषभ का मतलब होता है बेल। तो इस पर 4 बेल बने हुए हैं क्या? नहीं, 4 सिंह आकृति। बोलो सर सिंह, क्योंकि ऊपर आपस में उकड़ू पीठ टाइप है, 4 सिंह आकृतियों को उकेरा गया है शीर्ष फलक पर, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कैलाश मंदिर की बात हो रही है, एलोरा के अंदर गुफा। अब देखिए मंदिर के भीतर शिव द्वारा रावण को रोकने बिल्कुल सही है। चट्टान को काटकर बनाया गया है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मैंने आपको बताया था कैलाशनाथ मंदिर है ना, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। 16 नंबर गुफा को कैलाशनाथ मंदिर कहते हैं। यहाँ पर 17 दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। गलत ही पूछा है हमें, कथन गलत बताइए। अब आपको अंदाज़ा लगे यहाँ पर क्या कथन के बारे में ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। हर एक चीज़ की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए अगर केवीएस का आप एग्जाम दे रहे हो। किस मुगल शासक को राजगिरों का राजकुमार कहा जाता है? तो राजकुमार दोस्तों किसको कहा जाता है? तो ये शहजादा शाहजहां को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को काल क्रमिक अनुक्रम से, यानी कौन सा जो विकल्प है यहाँ पर काल क्रम के अनुसार यानी काल समय पीरियड के अनुसार सही है? कुतुब मीनार, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी, ये 3 चीज़ें थी। सबसे पहले आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। पहले में एक साइड में लिख के देखते हैं। अब कुतुब मीनार है ना जो 12वीं शताब्दी की है, ठीक है, क्या है कुतुब मीनार। और फिर देखते हैं हम जो फतेहपुर सिकरी है। फतेहपुर सिकरी क्या है? 16वीं शताब्दी की है, 1574 के आसपास की। तो ये 16वीं शताब्दी की हो गई क्या, फतेहपुर सिकरी। इसके अलावा ताजमहल की बात करें तो ताजमहल जो है दोस्तों वो क्या है, 17वीं शताब्दी का है, ठीक है, 1600 ईस्वी के बाद का है। तो ये ताजमहल क्या है, 17वीं शताब्दी का है। तो यानी सबसे पहले आ जाएगा कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल। अब देखो कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल, यानी दूसरा जो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। तंजावुर में स्थित विशाल शिव मंदिर का निर्माण रिक्त ने करवाया था। यानी तंजावर जो कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। जो चोल शासकों की राजधानी थी तंजावर, शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वहाँ पर चोल शासक जो थे राजा
राज चोल शासक था, इसने निर्माण कराया था तंजावर में राज राजेश्वर मंदिर। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न देखिएगा, पेंटिंग में अपनी शैली और लोकप्रियता की वजह से किसे भारत का पिकासो कहा जाता है? दोस्तों, एक पिकासो घनवादी जो कलाकार रहे हैं पिकासो, और हमारे भारत के भी पिकासो कलाकार के रूप में पहचान मिली है क्योंकि इनके साथ इनकी प्रदर्शनियाँ हुई थी पेंटिंगों की। तो वो कौन थे? M.F. हुसैन, जिनका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न देखिएगा, औपनिवेशिक अवधि के दौरान कंपनी शैली का मुख्य केंद्र, कंपनी जो शैली थी, जो स्कूल जो है पटना स्कूल से कहते हैं, मुख्य केंद्र थे, तो ये कौन से थे दोस्तों? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, बंगाल और नेपाल। बिहार, बंगाल और नेपाल। ठीक है, अगर यहाँ पर पटना होता तो हम कर देते ऑप्शन ए, पटना नहीं है, तो ये 3 जगह थी, पटना, बंगाल, बिहार, नेपाल, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, कालीघाट पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखिए कि काली मंदिर के आगंतुक, जहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु थे, उनके द्वारा दी गई एक स्मारिका है, बिल्कुल। अगला पॉइंट है कि इसमें हिंदू देवी देवताओं ने पौराणिक चित्रों का चित्रण होता था, बिल्कुल सही है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। तेल पेंट के माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया। देखिए, तेल पेंटिंग नहीं थी कालीघाट, कालीघाट से यमुनी भी प्रभावित थी, तो तेल पेंट नहीं थी, उनमें क्या थे? कागज़ पर जल रंग का इस्तेमाल किया गया था, जल रंग से पेंटिंग बनाई गई थी देवी देवताओं की छोटी छोटी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका ठीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? गलत पूछा है, सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा का पृथ्वी अवतरण जो महाबलीपुरम जो है तट मंदिर है, चित्रकला की लोकप्रियता, वृत्तांत और चित्रण है। अब देखिए, जो गंगा अवतरण है ना, गंगा जो शिव है, गंगा शिव के जड़ से निकलते हैं, आप सभी को पता है, तो यहाँ पर शिव हो जाएगा, जिसे भागीरथ की तपस्या भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि मुगल काल के दौरान मूर्तियां बनाने के लिए काटे और फिट किए गए काफ़ी पॉलिश किए रंगीन पत्थरों का प्रयोग करने की जुड़ाऊ तकनीक के रूप में जाने। देखो, काटे और फिट किए, समझ गए? यानी जैसे रंगीन पत्थर का टुकड़ा लिया, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे स्कोर है, इसको हमें भरना है, तो हम क्या करेंगे? एक रंगीन पत्थर का टुकड़ा लिया है ना, ठीक है, एक रंगीन का पत्थर का टुकड़ा लिया, उसको घिस करके मैंने तैयार करा, जैसे मैंने इसको ट्रिंगल में ऐसे तैयार कर लिया, ये पत्थर का टुकड़ा। ठीक है, इस पत्थर के टुकड़े को मैंने क्या करा? यहाँ पर लगा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा दिया। फिर मैंने एक और क्या किया? दूसरा एक और ट्रिंगल लिया और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे घिस के लगा दिया। फिर एक और मैंने पत्थर का टुकड़ा लिया, इसको घिस के यहाँ लगा दिया। फिर मैंने और टुकड़ा लिया एक पत्थर का, फिर इसको घिसा और यहाँ लगा दिया मैंने। फिर एक टुकड़ा और लिया, फिर हमने क्या करा? यहाँ पर ये कोना भर दिया। यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि काटा और फिट किया, ऐसे टुकड़े काटते गए और एक फिट करते गए, ऐसे पूरी दीवार फिट कर दिया। ये क्या होता है? जड़ाऊ होता है, जड़ना होता है एक काम। तो इसे पिट्रा दूरा टेक्निक कहते हैं मुगल शैली के अंदर। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, रंगीन पत्थरों का प्रयोग होता है। इसमें रंग रंगीले पत्थर होते हैं, उनको घिस घिस करके काट के और फिट कर देते हैं। ठीक है, जड़ाऊ करते हैं, जड़ाऊ तकनीक बोलते हैं, पित्रा ड्यूरा तकनीक कहलाती है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, माउंट आबू में स्थित पवित्र स्थल दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये पूछा है माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिरों के बारे में। यहाँ पर देखें, ये मंदिर वास्तुपाल तेजवाल के द्वारा बनाए गए हैं, बिल्कुल सत्य है। इनका निर्माण 959 से 1304 ईस्वी के बीच हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। ये 6 पौराणिक संगमरमर, देखिएगा सफ़ेद संगमरमर से मैं बिल्कुल 6 पौराणिक नहीं है, यहाँ पर क्या है? 5 मंदिरों का समूह है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुद्ध के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? अब देखिए, बुद्ध जन्म लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे है ना, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष या फिर अंतिम जो है देह त्याग या मृत्यु जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पर हुई थी बुद्ध की? तो ये हुई दोस्तों कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश में। तो ये वैशाली नहीं होगा, यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास गुप्त काल के अंदर जो महान संस्कृति विभूतियों से एक था, उनका जो है नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? दोस्तों देखिए, मूर्तिकला, कालिदास तो आर्टिस्ट थोड़ी ना थे, मूर्तिकला पेंटिंग ये थोड़ी ना बनाएंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मूर्तिकला ये भी नहीं होगा।
कविताएं और नाटक की रचनाएं करते थे। कौन? कालिदास। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक जैन तीर्थंकर संस्थापक को एक जिन या माना जाता है या विजेता, जिन या विजेता माना जाता है दोस्तों, जैन धर्म के जो प्रत्येक 3 तीर्थंकर होते हैं उनको। अगला प्रश्न है हमारा कि विशाल स्नानागार की खुदाई किस शहर में हुई? देखिए विशाल स्नानागार हमें कहाँ से मिला है भाई? तो ये मिला है हमें सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, कौन सा? मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो पूछ लिया आपको कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या है, एक सुव्यवस्थित नगर है दोस्तों। यहाँ पर पक्की ईंटों से मकान बने हुए मिले हैं। और पूछ ले एक अन्नागार है दोस्तों, एक अन्नागार भी नाम सुना होगा। अन्नागार भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से एक विश्व प्रसिद्ध एक कृति मिली है दोस्तों, कौन सी है? कांस्य की जो एक महिला नर्तकी डांसिंग गर्ल जो प्रतिमा मिली है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये आपको ध्यान में रखना। मोहनजोदड़ो खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है ना प्रथम नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के रूप में बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विशाल स्नानागार, विशाल जलाशय मिले हैं, कुंड बने हुए मिले हैं, पक्की पक्की नालियाँ, सड़कें इस प्रकार है ना सुव्यवस्थित बसा समकोण में काटती हुई है ना, इस प्रकार नगरीय व्यवस्था एक शहर जैसे बसा होता है ना, उस तरह की बसावट यहाँ पर देखने को मिलती है खुदाई के समय। तो इसलिए नगर या फिर इसको क्या बोलते हैं, शहरी बोल सकते हैं, ना कि ग्रामीण नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 150 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो था इसमें हमने 50 क्वेश्चन और 50 जो बचे हुए ना वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। नहीं तो वीडियो देखो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा जो वीडियो है वो देखते आप बोर हो जाते हैं इस वजह से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कहाँ कोई गलती लगी तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले नए वीडियो के अंदर मैं वो चीज़ें सुधार करके आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।